Continuing in the chapter of breathing and exchange of gases, in fifth and the final lecture today, we are going to talk about regulation of respiration और उससे related कुछ disorders. अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि मेनली इसके अंदर बहुत सुपरफिशियल हमें बात करनी है, हमें कोई MBBS लेवल का इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना. MBBS के अंदर आप डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ोगे फिजियोलॉजी के अंदर. अब हम लोग एक सुपरफिशियल इसके बारे में पढ़ रहे हैं. क्या मेन क्या सबसे पहली बात करी है NCERT ने हमसे मेड्यूला के बारे में, दूसरी बात करी है पॉन्स के बारे में, तीसरी बात करी है हमसे कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में, चौथी बात करी है हमसे कैरोटिड और एओर्टिक आर्च के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में. बस ये 4 बातें हमें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं हमें जानना. जितना NCERT में दिया है बस उतना ही रिलेवेंट है. अब NCERT कहती क्या है कि ह्यूमन बींग्स के पास एक सिग्निफिकेंट यानी अच्छी खासी एबिलिटी है मेंटेन और मॉडरेट कर लेने की रेस्पिरेटरी रिदम को, और ताकि हमारी सूट हो पाए डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज़. ये हम लोग रेगुलेट कर लेते हैं. अब कैसे रेगुलेट कर लेते हैं, वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली, वो अलग बात हो गई, वो सब MBBS के अंदर आएगा. बस ह्यूमन बींग्स के पास एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंटेन और मॉडरेट कर ले रहे हैं हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को, ताकि हमारी जो बॉडी की डिमांड्स हैं वो सूट हो पाएँ. ये चीज़ हो गई पहली बात. फिर दूसरी चीज़ क्या कि ये होता कैसे है, न्यूरल सिस्टम से होता है. ऑब्वियसली न्यूरल सिस्टम से होगा, वरना एक और सिस्टम हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, वो हार्मोनल सिस्टम है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा, हमारा न्यूरल सिस्टम से काम चल जाएगा. फिर बात कर रहे हैं हम लोग क्या कि ये सेंटर्स होंगे. जब कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहे हैं तो कुछ सेंटर्स होंगे. तो वो सेंटर कहाँ कहाँ हैं और उनके नाम क्या हैं. तो सबसे पहला मेन सेंटर हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है. अब आप जब MBBS पढ़ोगे तो इसके अंदर आप पढ़ोगे बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज़ें आएंगी. हम लोग बहरहाल उन सब में डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं. हम लोग बस इतना बात कर रहे हैं कि मेड्यूला के अंदर एक रीजन प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं, और ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए. तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है रेगुलेशन के लिए, हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. ये चीज़ हो गई. दूसरा एक और रीजन प्रेजेंट है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉन्स के अंदर. याद कैसे रखना है कि PP से याद रखना है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में मिलेगा और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारा दूसरा बचा के हमारा मेड्यूला के अंदर मिल जाएगा. ये चीज़ हमने पढ़ ली. तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पॉन्स के रीजन में आ जाएगा, और मेड्यूला में हमारा क्या बचा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आया. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए. और पॉन्स के अंदर जो मौजूद हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये क्या काम करता है, ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को. यानी हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर, हमारा पॉन्स के अंदर जो सेंटर है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये इसको इशारा करता है और असल में फिर काम ये करेगा. यानी हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा. तो पॉन्स कौन है हमारा, पॉन्स के अंदर, पॉन्स वो जगह है जहाँ हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है. और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या रेगुलेट करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करेगा, और जिसकी वजह से हमारी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो पाएगी. न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अंदर से क्या होता है, कुछ सिग्नल्स आते हैं जो कि इसकी जो डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन है उसको कर देंगे हमारा रिड्यूस, और इस तरीके से हमारी ऑल्टर हो जाएगी रेस्पिरेटरी रेट. यही चीज़ NCERT ने हमें ये बताई आगे क्या कि न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कौन सा सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट. न्यूरल सिग्नल्स हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर से कहाँ पर पहुँचेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे पहुँचेंगे, और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम कर देगा, और इससे क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है ऑल्टर हो जाएगा. फिर तीसरी बात आती है हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया की. कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट है, एडजेसेंट प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ था, हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर था. और ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, ऑब्वियसली कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव है. तो कीमो सेंसिटिव किसके लिए है, हाईली सेंसिटिव है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. ये कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि एडजेसेंट टू रिदम सेंटर प्रेजेंट है, ये हाईली सेंसिटिव होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर. जब ये हाईली सेंसिटिव है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के लेकर,
तो ये हाइड्रोजन आयंस के लिए भी यही काम कर रहा है। तो हमारा जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये H+ और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों के लिए क्या है, हाईली सेंसिटिव है। अब जब इन दोनों के केसेस में इन दोनों की क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो ये दोनों की जो क्वांटिटी है ये बढ़ जाना इस सेंसिटिव एरिया को ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, और इस सेंटर का एक्टिवेट हो जाना सिग्नल करेगा हमारे रिदम सेंटर को। रिदम सेंटर क्या करेगा, फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स शो करेगा जिससे हमारा H+ बढ़ा हुआ हो और H+ जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाएगा। which in turn signal the respiratory center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। और इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ये चीज़ हमारी NCERT ने हमें फिर यहीं पर बता दी। अगर हम लोग आगे चौथी बात इसके बारे में करें तो चौथी बात हमें क्या दी हुई है, एओर्टिड आर्च और कैरोटिड बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, मैं आपको बताऊं वहाँ पर भी क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड बॉडी में, कि यहाँ पर बेरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फिर वही चीज़ ये MBBS लेवल की चीज़ है, आपको बहुत सुपरफिशियल नॉलेज लेनी है इसकी। NCERT में कितना दिया है कि रिसेप्टर जो एसोसिएटेड है हमारे एओर्टिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी के पास जो है ये क्या रिकग्नाइज करता है, हमारा चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की कंसंट्रेशन, और ये भी हमारे नेसेसरी सिग्नल्स भेजेगा किसको, रिदम सेंटर को ही, और ये रेमेडियल एक्शन लेगा और इस तरीके से फिर एडजस्टमेंट होगी कुछ, जिससे हमारी वापस से बॉडी की उसी कंडीशंस को नॉर्मल स्टेट पे लेकर के आया जाएगा। लास्ट में NCERT एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट देती है जो कि बच्चों को शायद कंफ्यूज भी कर दे, कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। मैं ये आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ कि ऑक्सीजन ज़्यादा नुकसान देगी हमारी बॉडी को या कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ऑब्वियसली ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हार्मफुल है तो वो ज़्यादा नुकसान देगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना ये जो है सिग्नल होना चाहिए, और यही सिग्नल होता भी है। इसीलिए NCERT ने क्या बोला है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको एक बार क्विक रिवाइज करवाऊँ आपको क्विकली। तो हम NCERT ने हमें मेनली 4 बातें बोली, क्या कि सबसे पहले हमारे 4 तरह के कंट्रोल सेंटर्स हैं। मेड्यूला के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है। ये क्या करता है, ये मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है हर तरीके की रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा सेंटर हमारे पॉन्स रीजन के अंदर प्रेजेंट है। पॉन्स रीजन के अंदर जो सेंटर है उसका नाम क्या है, हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल करता है, जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी रेट अल्टर हो पाएगा। ये पहली हो गई 2 बातें। 2 बातें हैं क्या बची हुई, वो है कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में। ये कीमो सेंसिटिव एरिया ब्रेन में लोकेटेड है, सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, और इसका भी क्या काम है कि ये हाईली सेंसिटिव है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन को लेकर के। जब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये सेंटर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और ये सिग्नल करेगा किसको, हमारे रिदम सेंटर को। रिदम सेंटर जो कि मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट है। रिदम सेंटर जब भी हमारा सिग्नल हुआ तो रिदम सेंटर नेसेसरी एडजस्टमेंट शो करेगा और किसी भी तरीके से इन सब्सटेंस को एलिमिनेट कर देगा। चौथी और फाइनल बात हमने क्या करी कि एओर्टिक आर्च के अंदर यानी आर्क ऑफ द एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी, तो कैरोटिड आर्टरी जो है हमारी डिवाइड करती है, जब कॉमन कैरोटिड आर्टरी जब हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जब डिवाइड करती है वहाँ पर ये कैरोटिड साइनस की फॉर्मेशन करती है। ये बहुत डीप बातें हैं, मैं आपको बस सुपरफिशियली ये बता रहा हूँ कि रिसेप्टर जो एसोसिएटेड हैं एट एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में, यानी ये कैरोटिड साइनस में,
तो क्या होगा, यहाँ पर बेरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, हमारे रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के चेंजेस को और H+ आयन की कंसंट्रेशन के चेंजेस को, और ये नेसेसरी सिग्नल्स भेजेंगे। ये भी किसको सिग्नल भेजेंगे, हमारे रिदम सेंटर को ही भेजेंगे। ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया जो एडजेसेंट टू हमारा रिदम सेंटर प्रेजेंट था, ये भी हमारे ही रिदम सेंटर को ही भेज रहा था। तो कीमो सेंसिटिव वाले रिदम सेंटर को ही हमारे सिग्नल्स भेजते हैं, और रिदम सेंटर ही हमारा रेमेडियल एक्शन शो करेगा, बिकॉज एनसीईआरटी पहले ही बोल चुकी है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए। ये चीज़ हमारी पूरी हो गई, ये चारों बातें कवर होगी। लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि जो रोल ऑफ ऑक्सीजन है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में, ये क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। लास्टली हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो क्या है कि 3 तरीके की बातें हमने करनी है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले इसी को डिस्कस करें तो नाम से पता चल रहा है ये ऑक्यूपेशन की वजह से होगा। ऑक्यूपेशन की वजह से भी ये जैसे जो पत्थर तोड़ने वाली इंडस्ट्रीज़ या ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इसमें जो वर्कर्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी होगा ये फेल हो जाएगा, फुल्ली कोप कर ही नहीं पाएगा, कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। और लॉन्ग एक्सपोजर जो है इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होएगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से लंग के अंदर हमारी फाइब्रोसिस हो जाएगी, और फाइब्रोसिस हो गया तो यानी इसका क्या मतलब होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। और जब ये सिचुएशन हो गई है तो सीरियस लंग डैमेज हो गया, डिलीटीरियसली हो गया। ये क्या मतलब, ये इरिवर्सिबल है। और ऐसे वर्कर्स को हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है भाई प्रोटेक्टिव मास्क पहनो। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसके अंदर हमें लंग में फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। ये चीज़ आई हमारी। दूसरी चीज़ है हमारी अस्थमा। अस्थमा के अंदर क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को हम लोग अस्थमा कहते हैं, और इसकी वजह से वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। वीजिंग साउंड को हम लोग हिंदी में घरघराहट कहते हैं, सांस लेने पे घरघराहट होती है। ये किस वजह से है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वजह से हमारा अस्थमा होता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और जिसकी वजह से वीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो, किस वजह से है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वजह से है। बात करें हम लोग अपने एम्फाइसीमा के बारे में, तो एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला डिसऑर्डर है। लॉन्ग टर्म तक कोई आदत भी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक करवाए, जैसे एग्जांपल है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जैसे आदत वाले लोगों के अंदर हमें एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। इनके अंदर क्या होता है कि हमारी जो एल्वियोलर वॉल्स हैं ये डैमेज हो जाएंगी, और एल्वियोलर वॉल्स जब हमारी डैमेज हो जाएंगी तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गया, हमारा डिक्रीज़ हो गया। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ हो गया हमारा, तो इसने क्या कॉज कर दिया, एम्फाइसीमा कॉज कर दिया। अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम है जो हम लोग इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ये भी आपको 12th की एनसीईआरटी में जाके दिया हुआ है, मैंने अभी आपको बता दिया, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दिया है, मैंने आपको यहीं पे बताया ताकि थोड़ा आप लिंक कर पाओ उस चीज़ को। बहरहाल हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया, हम लोग कंक्लूड कर चुके इस चैप्टर को। हमने इस आज के फाइनल लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बोला कि बहुत रेस्ट्रिक्टेडली आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना, और हमने फिर फाइनली डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। ये हमारा पहला चैप्टर था 2024 के नीट के सिलेबस के हिसाब से ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो।